नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकंड क्लास के प्रश्नोत्तरी की। इससे पहले हमने पहले क्लास की डिटेल और दूसरे क्लास की डिटेल और पहले क्लास की प्रश्नोत्तरी देख ली थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टीजीटी पीजीटी की क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। उस पर हम आज प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो अपने जवाब वीडियो के साथ देते रहें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, किस विद्वान ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या फिर डी अज्ञे। तो इनमें से आप बताएं कि कौन सा जवाब यहाँ पे सही होगा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है। नीचे ऑप्शंस हैं, बीजोपन काल सामने है मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल सामने है राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल सामने दिया हुआ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और डी है वीर गाथा काल सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो बीजोपन काल वाला है ऑप्शन ए, वो अशुद्ध है। बीजोपन काल कहा है यहाँ पे मिश्र बंधु, लेकिन ये युग्म अशुद्ध है, जबकि मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था और बीजोपन काल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल, यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्धि हो गई है, वीर काल है, ठीक है, वीर गाथा नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? वीर काल किसने कहा है, ये गाथा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। वीर काल, नीचे ऑप्शंस है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डी राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो सही उत्तर है, वीर काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है? ध्यान देने योग्य बात है, यहां पे आलोचक पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो यहाँ पे भी आलोचक भी आता है, तो आलोचक भी थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत युग। तो यहां पे ऑप्शंस देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, राम शंकर शुक्ल रसाल ने, शिव प्रसाद सिंह ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो इनमें से बताएं कि किसने दिया था, कौन सा सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो सिद्ध सामंत युग जो कहने वाले थे वो हैं राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत युग कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन डी। सिद्ध सामंत युग हिंदी साहित्य के आदिकाल को कहा था राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? सिद्ध सामंत युग भी आता है और सिद्ध सामंत काल, तो इनमें से किसने दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, रामशंकर शुक्ल रसाल ने,
शिव प्रसाद सिंह ने या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने? देखिए, ऊपर पूछा है सिद्ध सामंत युग और नीचे पूछा है सिद्ध सामंत काल। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, तो दीजिए किसने कहा था। तो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है राहुल सांस्कृत्यायन, वैसा ही नीचे भी सही होगा ऑप्शन डी, राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन डी यहां पे भी सही है और ऑप्शन डी यहां पे भी सही है। युग पूछे या काल, सिद्ध सामंत के साथ सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल, तो वहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भगीरथ मिश्र। तो सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी यहां पे सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? जैसा कि अभी हमने ऐसा ही प्रश्न कुछ पहले भी देख लिया है, वीर काल। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में हमारा सही उत्तर था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वैसा ही इसमें भी होगा। वीर काल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? सही उत्तर है मोहन अवस्थी। ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने क्या कहा था? आधार काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया था? नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। डॉक्टर बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, राम शंकर शुक्ल रसाल। तो इनमें से कौन है जिसने इनको इतने भागों में, गद्य साहित्य को इतने भागों में बांटा था? तो जाहिर सी बात है इन सब को जो बांटने वाले हैं वो है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो यहां पे ऑप्शंस देख लेते हैं, कब से माना है। संवत 1000, संवत 1050, संवत 1050, यहाँ पे बी और सी सेम सेम हो गया है, 1050 या फिर संवत 1100। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से माना है? तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी और सी, क्योंकि दोनों सेम है, 1050 से माना है। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? इनके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। 793 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी या फिर 1000 ईस्वी से? रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो उन्होंने माना है, ऑप्शन ए है 693 ईस्वी से माना है, 693 ईस्वी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य के भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी यहां पे सही है, पाली। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा थी पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित रचना पूछ रहा है, कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। खुमान रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका? तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित रचना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र
सूरी जी की रचना का नाम यहां पे पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास या फिर वसंत विलास। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन है? पंच पांडव चरित रास के रचयिता। तो यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, बी आसुगु, सी नरपति नाला या फिर डी दलपति विजय। तो पंच पांडव चरित रास के रचनाकार हैं ए शालिभद्र सूरी, पंच पांडव चरित रास के रचनाकार हैं। यहां पे ऑप्शन ए आएगा। फिर आगे प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया लोक भाषा काव्य कौन सा है? 11वीं शताब्दी में लिखा गया लोक भाषा काव्य के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, जयमयंक जसचंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, ढोला मारूरा दोहा। तो ये उत्तर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में लिखा गया लोक भाषा काव्य है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं, पाणिनि, नागार्जुन, पंतजलि या फिर सराहपाद ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंतजलि ने। सबसे पहले उल्लेख पंतजलि ने किया था और इन्होंने जो किया था वो महाभाष्यकार पंतजलि ने किया था। कब किया था? अपने क्या कहते हैं, ये लोक प्रचलित विविध अपभ्रंश कहलाते थे। अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले सबसे प्रथम प्रयोग किया था पंतजलि ने किया था और इसी से पता चलता था कि ये संस्कृत या फिर जिसे ये साधु शब्द कहते थे कि लोक प्रचलित अपभ्रंश कवि कहलाते थे। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? अवहट्ट जो भाषा है उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण संस्कृत से या फिर परिनिष्ठित संस्कृत से। तो अवहट्ट से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण अपभ्रंश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर है अगला प्रश्न, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो यहां पे ऑप्शंस हैं, शिक्षा, सिसा, शिक्षा या फिर शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा, कौन सा ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा? तो सही है ऑप्शन सी, शिक्षा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध कवि कौन हैं? राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? ऑप्शन है सराहपा, कन्हपा, डोम्बिपा, कमरिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सराहपा है। चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले सराहपा ही हैं, जिन्हें सराहपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसे? ऑप्शंस देख लेते हैं, कबीर, सूरदास, सराहपाद या विद्यापति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सराहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकार जो हैं वो सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसे? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से
किसने माना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो इनमें से किसने माना है? तो सही उत्तर जो होगा वो बताएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? निम्नलिखित में से सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, सरापा, कन्हपा, गुंडरीपा, शेरपा। तो जाहिर सी बात है, जब पहले कवि हैं सरापा तो प्रथम कवि भी सरापा ही होंगे। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है, सरापा। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कवि निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है, नारोपा, सरहपा, गोरक्षपा, लुईपा। सबसे पुराने कवि पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब प्रथम कवि हैं जब वो प्रथम कवि हैं कौन? सरहपा, तो वो सबसे पुराने भी होंगे क्योंकि पहला कवि ही सबसे पुराना ही होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी यहां पे सही है, सरहपा। अगला प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना है? ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांस्कृत्यायन ने। स्वयंभू की बात हो रही है यहां पे। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहजयान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सहजयान के प्रवर्तक आचार्य, सरहपा, शबरपा, लुईपा, कन्हपा। शरहपा, सबरपा, लुईपा, कन्हपा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपा या सरहपाद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? यहां पे रामचंद्र शुक्ल नहीं आएगा, यहां पे हमारा जो प्रश्न था वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां पे आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? पुराणी हिंदी, प्राकृताभास अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश या फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? तो सही उत्तर जो है वो है अपभ्रंश को पुराणी हिंदी कहा था। ऑप्शन ए, पुराणी हिंदी कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया था। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा था। जो ये पुरानी हिंदी है उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास अपभ्रंश या फिर अपभ्रंश कहा था। तो आगे चलते हैं, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? ऑप्शंस दिया हुआ है, हिंदी, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। तो जैसा कि ऊपर हमने देखा है तो अपभ्रंश ही होगा यहां पे भी। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत माना है? 10वीं से
14वीं शताब्दी तक के साहित्य को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? निम्नलिखित में से किसने माना है? तो ऑप्शन डी यहां पे सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सरहपा को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को? तो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादातर पहले कवि के रूप में आते हैं, तो इसीलिए लोग इसमें गलत कर देते हैं। पर जो सही ऑप्शन है वो है सी, राजा मुंज को। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र, सूरी। पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी और स्वयंभू। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो ऑप्शन डी यहां पे सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्नोत्तरी, जो कि हमारा जो यूनिट था 2, हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, तो हम दूसरी क्लास भी इस पर लेकर आएंगे प्रश्नोत्तरी पर। और जो अगला टॉपिक हमारा होगा डिटेल में पढ़ने के लिए वो है भक्ति काल यूनिट 3। तो दोस्तों यूनिट 3 भी हम स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी उसे भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, या आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, या आपके पास कोई सुझाव है, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सुझाव, कोई भी बात है तो हमें बताएं। अगली वीडियो में दोस्तों हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा भक्ति काल है। इससे पहले हम प्रश्नोत्तरी भी लेके आएंगे, तो उन्हें भी देखते रहें। पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देखते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।